हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। और इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो आपकी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है और ये क्विकर होती है एज कम्पेयर टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसके लिए कोई प्रीवियस एंटीजेनिक एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं ऐसे जो हमने इन्नेट इम्यूनिटी के इंट्रोडक्शन में लिए थे। और तो आज हमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। तो वन बाय वन इसके कंपोनेंट्स को अपन लेते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं। बैरियर्स का मतलब है कि रास्ते में अगर रोड पे बैरियर्स लगे हों तो इसका मतलब है कि हमें आगे जाने नहीं देंगे। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को, जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, फंगस वगैरह, उनको इन्वेड करने, बॉडी के अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो ऐसे बैरियर्स जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो वो इस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है फिजिकल बैरियर्स। नंबर 2 पे आते हैं आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। उसके बाद में आपका आता है सेलुलर बैरियर्स। और उसके बाद में आपके आते हैं इंटरफेरॉन्स। और एक आता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स आपके सामने लिख दिए गए हैं बोर्ड पे। ये हैं फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, इंटरफेरॉन्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसमें जो सेलुलर बैरियर है आपका, ये सेलुलर बैरियर आपका बेसिकली फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब जो फिजिकल बैरियर्स है उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो फिजिकल बैरियर्स में जो आपकी बॉडी की एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं जनरली वो सारे आते हैं, जैसे कि आपकी स्किन है और उसके अलावा बॉडी के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट हैं, उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से आप इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका स्किन। स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपको भी पता है कि जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी आपकी बॉडी के टच में आएगा ऐसे, वो सबसे पहले आपकी आउटर लेयर जो है बॉडी की, दैट इज द स्किन, एपिथेलियम, उससे कनेक्ट करेगा और उसके कांटेक्ट में आएगा। और वहां से ही फिर वो अपनी आगे जो भी उसको प्रोसेस करना है, स्किन से ही इन्वेड करना है या किस तरीके से अपना आरएनए इंजेक्ट करना है या डीएनए इंजेक्ट करना है वायरस के केस पे, तो वो सारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। बट एज वी ऑल नो वेरी वेल कि स्किन जो होती है उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स भी रहती हैं। उसके अलावा आपकी सीबम सिक्रीट होता है। और जैसे कि मान लो आपके डीएनएज और आरएनएज भी हमारे हैंड्स में और स्किन में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जो भी आने वाला वायरस है या पैथोजन है उसके डीएनए और आरएनए को आपकी बॉडी में एंटर होने के लिए अलाउ नहीं करती हैं, डिग्रेड कर देती हैं। जैसे कि तो स्किन के अंदर आपके आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्किन जो है वो आपका स्वेट रिलीज करती हैं और स्वेट के अंदर भी लाइसोजाइम। उसके अलावा आपका रहता है जो मैंने आपको बताया डीएनएज और आरएनएज प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि स्किन के साथ में एसोसिएटेड हैं और वो सारे के सारे फिजिकल बैरियर्स में आते हैं। तो अब जैसे मान लो कि वायरस है, वायरस को आपको पता है वायरस की मशीनरी खुद की नहीं होती है। तो नहीं होती तो उस केस में वायरस क्या करेगा, अपना आपकी बॉडी की सेल्स का मेटाबॉलिज्म यूज करेगा और उसको यूज करने के लिए वो सिर्फ अपना जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर, वेदर इट इज आरएनए और डीएनए, तो वो जो भी है उसको आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा। और वहां से इंजेक्ट करने के बाद में और आपकी बॉडी की सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा। जैसे कि नॉर्मल केस के अंदर मान लो कि कोई आरएनए वायरस है वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, तो उस केस के अंदर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी के थ्रू वो पहले डीएनए से आरएनए से डीएनए बना लेगा और उसके बाद में आपकी बॉडी की सेल्स को अपने जो जीन्स हैं, जो लिथल जीन्स हैं जो कि अटैक करते हैं आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम्स पे, उनको एक्सप्रेस करेगा आपकी मशीनरी यूज करके। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ ए वायरस। सो उनको आपको अगर एलिमिनेट करना है तो ऑब्वियसली आपके पास में डीएनएज और आरएनएज होने चाहिए जो कि जो आपके फॉरेन के
जो डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड्स है, फॉरेन पार्टिकल्स का, और जो पैथोजेंस हैं उनका, तो उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद में आपका आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल स्किन आता है। उसके अलावा फिजिकल बैरियर में एक और आता है, वो आपका म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस इज ए स्टिकी सब्सटेंस, और एज वी ऑल नो दैट कि म्यूकस इज ए स्टिकी सब्सटेंस। तो जैसे ही म्यूकस के पास में कोई भी पैथोजन आता है, उसके उसके अंदर से होके जाता है, तो उस केस के अंदर आपको वो पैथोजन जो है वहाँ पे वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मोमेंट्स उस पैथोजन को बॉडी से आउट कर दिया जाता है, फ्लश आउट कर दिया जाता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द म्यूकस। तो जनरली म्यूकस प्रेजेंट कहाँ रहता है? म्यूकस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा आपके जो एलिमेंट्री कैनल है वहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट रहता है। आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है वहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट रहता है। तो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द फिजिकल बैरियर्स विच कम्स अंडर द इनेट इम्यूनिटी। तो म्यूकस है, म्यूकस के अंदर हम लिख सकते हैं दैट इज द स्टिकी सब्सटेंस, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को या बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेगा, और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ द सीलिया इनको फ्लश आउट कर दिया जाता है। यस, तो ये सारे रहते हैं। उसके अलावा आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं, आपकी बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं आएंगी। इसके अंदर कुछ केमिकल्स और एंजाइम्स वगैरह आएंगे, जैसे कि आपके पीएच है, पीएच जैसे कि स्टोमक की पीएच है आपकी, वो एसिडिक पीएच होती है, और एसिडिक पीएच पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करने के लिए डिफिकल्ट होता है उनके लिए एसिडिक पीएच पे ग्रो करना। तो मोस्ट ऑफ द जो फूड के साथ में कंटामिनेटेड फूड जो आपने इंजेस्ट किया है बॉडी में, उसके अंदर का कंटामिनेशन है वो रिमूव करने का काम आपके स्टोमक की एसिडिक पीएच कर देती है, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और उस फूड को स्टरलाइज करने में भी हेल्प करती है। तो उसके अंदर किल कर देती है उनको ऐसे। और बट इस केस के अंदर आप ये याद रखना कि सभी बैक्टीरिया या सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एसिडिक पीएच के लिए मतलब ससेप्टेबल, या फिर अपन कह सकते हैं कि एसिडिक पीएच सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इफेक्टिव नहीं होती उनको किल करने में। जैसे कि एसिडोफिलिक बैक्टीरियाज हैं जो कि एसिडिक पीएच पे वैसे ही ग्रो करना पसंद करते हैं, और एसिडोफाइल बैक्टीरिया का मतलब ये होता है एसिड लविंग बैक्टीरिया। तो उनको तो वो पीएच जो है एसिडिक पीएच वो ग्रोथ करने के लिए काफ़ी रास आएगी, और वो वहाँ पे आप अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तो उनको किल नहीं कर। तो बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो है 80 to 90% केस में, जो कि सारे बैक्टीरिया एसिडोफिलिक नहीं होते हैं, तो उस केस में जो आपके स्टोमक की एसिडिक पीएच है वो उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने में, किल करने में हेल्प करती है ऐसे। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जैसे फिजियोलॉजिकल में दूसरा रिस्पॉन्स भी आता है, वो आता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का मतलब ही ये होता है कि फीवर। आपकी बॉडी क्या करेगी कि जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी उन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो उनको प्रोवाइड नहीं करवाएगी, वो वहाँ पे फीवर रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और उन सब सेल्स के लिए क्या रहता है, लीथल रहता है, और उनको किल कर देता है। तो बट जितने भी मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स बताए हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स, इसमें सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन एब्सेंट होता है। इट मींस कि जो फीवर रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में हुआ है, उसको आपकी बॉडी की इनोसेंट सेल्स को भी उतना ही वो फीवर फेस करना पड़ेगा जितना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो इन्फेक्ट किए हैं हमें। तो इसका मतलब है कि कल्प्रिट सेल्स, जो कल्प्रिट है उसको भी सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और जो इनोसेंट सेल्स हैं बॉडी की, उनको भी इन्नेट इम्यूनिटी के द्वारा सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। फेगोसाइटोसिस का डायग्राम अभी हम इसको क्लीन करके बाद में बनाएंगे, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। उसके अलावा फेगोसाइटिक सेलुलर बैरियर में फेगोसाइटिक सेल्स आती हैं, जैसे कि आपके ब्लड में बहुत सारी सेल्स है। मोस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज रिलेटेड टू योर ब्लड, बिकॉज टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, neutrophils, acidophils, basophils, all are present in your blood, all are the components of your blood. तो यहाँ पे क्या है कि सेलुलर बैरियर्स के अंदर वो सेल्स आती हैं जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करती हैं। फेगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब है कि जो भी पैथोजन हमें बीमार करने के लिए हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है, उसको आप
मतलब एक तरह से उसको खा के उसको नष्ट कर दे रहे हैं, यानी कि उसको आपने खाया और उसको नष्ट कर दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी के अंदर भी कौन कौन सी सेल्स बेसिकली फेगोसाइटिक एक्टिविटी का एग्जांपल लें तो जैसे कि मान लो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं, उसके अलावा आपकी मोनोसाइट्स होती हैं, उसके अलावा मैक्रोफेजेस होती हैं, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स भी होती हैं, जो कि हम कंपोनेंट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एक टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो डेंड्राइटिक सेल्स भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करती है। तो यहाँ पे ये बेसिक कुछ सेल्स हैं जो कि सेलुलर बैरियर्स का काम करती हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि सेलुलर बैरियर, इसका मतलब क्या है कि सेल्स जो हैं वो आपके पैथोजन को एलिमिनेट कर रही हैं, उसको खा के नष्ट कर दे रही हैं या मार दे रही हैं। तो उस तरीके से जो बैरियर है आपके सामने वो कौन सा है, सेलुलर बैरियर्स। और उसके अलावा आपका आता है जैसे कि इंटरफेरोन्स आता है, और इसमें एक कंपोनेंट और आता है, वो आता है आपका इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। इन्फ्लामेशन का मतलब ही ये है कि जो पेनफुल स्वेलिंग होती है बॉडी के अंदर, ऐसे कहीं भी हमें चाहे फिजिकल इंजरी हो, केमिकल इंजरी हो, या फिर कोई अटैक हो, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो आपकी बॉडी में ऐसे, जिसकी वजह से हो सकता है कि कई बार स्वेलिंग आ जाती है हमारे ऐसे, तो वो इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू रहता है, इन्फ्लेम्ड पार्ट रहता है बॉडी का ऐसे, तो वो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो इन्फ्लामेशन भी फेगोसाइटिक की तरह, फेगोसाइटिक को और इन्फ्लामेशन को अपन आज इसी लेक्चर में आने वाले नेक्स्ट स्क्रीन पे पढ़ेंगे। तो इन्फ्लामेशन का मतलब भी यही है। इन्फ्लामेशन फेगोसाइटिक में एक सेल्स जो है वो उसको पैथोजन को किल कर दे रहे थे, खा के नष्ट कर दे रहे थे। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन के केस में क्या होगा कि रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, टेम्परेचर भी उस जगह का इंक्रीज होगा, और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इन्फ्लामेशन के ऐसे, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स का मतलब है कि इंटरफेरोन्स आर द वायरल स्पेसिफिक प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। जैसे कि मान लो कि जैसे कि ये 4 सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो आसपास प्रेजेंट हैं ऐसे, और इन सेल्स में से एक सेल जो है वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है, ये सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। तो ये अपोप्टोसिस यानी कि डेथ होने से पहले ये क्या करेगी कि आपकी साइड बाय सेल्स जो नाइबरिंग सेल्स है उनको और इस वायरस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगी थ्रू द इंटरफेरोन्स। और ये इंटरफेरोन्स सिक्रीट होने की वजह से इस सेल्स, इन जो बाकी सेल्स है, जो अफेक्टेड सेल्स हैं, वो इस इंटरफेरोन को अपनी सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर रहता है वहां से रिसीव कर लेंगे, और उनको सिग्नल मिल जाएगा कि उस साइड में वायरस का अटैक हो चुका है। तो आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लो वायरस के अगेंस्ट में, वायरस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जो है आपके पास में उसको स्विच ऑन कर दो। तो उस तरीके से यहाँ पे जो इंटरफेरोन्स है वो सिक्रीट होता है और आसपास की सेल्स को वायरल जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। तो दैट्स कम अंडर द इंटरफेरोन। इंटरफेरोन्स की भी क्लास होती है, इंटरफेरोन अल्फा, बीटा, गामा, तो वो आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो उसके अंदर ये सीरम प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली ऐसे, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो इनकी पूरी क्लास और पूरी फैमिली होती है, C1 से C9 तक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। C1, C2, C3, C9 और C3 है, तो जैसे C3 के भी 2 पार्ट हैं, C3A, C3B। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी आपका एक डिफरेंट टॉपिक होता है, सेपरेट टॉपिक। और इसके अंदर भी आप देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको जैसे फेगोसाइटिक एक्टिविटी है उसमें हेल्प करेगी, किनकी, मैक्रोफेजेस की, इन सब की ऐसे। जैसे कि मान लो ये एक पर्टिकुलर पैथोजन है और इस पैथोजन के चारों तरफ, और C3B कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं वो इसके चारों तरफ आके चिपक जाती हैं। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स जो हैं C3B, ये पैथोजन के चारों तरफ आके कवर कर लेती हैं, इसको चिपक जाती हैं। इस चिपकने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन का बेसिक जो लिटरल मीनिंग होता है वो आपका होता है कि टू मेक द फूड टेस्टी। तो इसका मतलब है कि जो मैक्रोफेज को इस पैथोजन को खाना होगा या एनगल्फ करना होगा, तो उससे पहले इसको टेस्टी किया जाता है। उसके ऊपर जैसे कि मान लो कि गोलगप्पे खा रहे हैं तो गोलगप्पे में दही भी डाल दिया, चटनी भी डाल दी, और प्याज भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए। तो ये सारा करने के बाद में यहाँ पे
इस फूड को टेस्टी बना दिया जाता है जो कि आपका पैथोजन है। तो पैथोजन को टेस्टी बनाने का काम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का है, ये इसके चारों तरफ आगे चिपक जाता है और उसके बाद में मैक्रोफेज जो है उसको खा जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक सेपरेट टॉपिक है जो अपन अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है आपका ये इन्नेट इम्यूनिटी के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हमने फिजिकल में देखा तो फिजिकल स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल बैरियर्स जिनको हम बोल सकते हैं, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें आपके पीएच आती है, उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर आता है, तो उसके अलावा और ये सारी चीजें आती हैं। लाइसोजाइम भी आता है उसके अंदर, ऐसे आपके सलाइवा में, टीयर्स में, इन सब में लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है जो कि बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी का होता है। उसके बाद में सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि सेल्स जो होंगी, सेलुलर कंपोनेंट्स में जो सेल्स होंगी वो खुद ही क्या करेगी, फेगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करेगी। तो फेगोसाइटिक एक्टिविटी को शो करके वो पैथोजन को खा के डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और उसके बाद में आता है आपका इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर का मतलब मैंने बताया आपको, पेनफुल स्वेलिंग को अपन जनरल लैंग्वेज में इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जिस स्वेलिंग में पेन भी हो रहा हो साथ में, दैट इज द इन्फ्लामेशन। और जिस स्वेलिंग, कई बार ऐसी भी स्वेलिंग आती है जिसमें पेन ना हो रहा हो, तो दैट इज इडेमा। तो इडेमा को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ओ इडेमा, ये स्पेलिंग होती है इडेमा की। तो इडेमा जो रहता है वो आपका पेनलेस स्वेलिंग है, और इन्फ्लामेशन जो है आपका वो पेनफुल स्वेलिंग है। कुछ केसेस में वहां पे वो होता है और कुछ केसेस में इन्फ्लामेशन क्रिएट किया जाता है। और इन्फ्लामेशन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको आपकी क्यूबियो इम्यूनोलॉजी में दे रखा है, आपका रूबर, ट्यूमर, डोलर और कोलर। तो रूबर का मतलब है रेडनेस, ट्यूमर का मतलब है स्वेलिंग आ जाना, डोलर का मतलब है पेन, और आपकी जो कोलर है उसका मतलब है कि उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाना। तो ये सारा इन्फ्लामेशन अभी हम ले रहे हैं इसी लेक्चर में, तो वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फेगोसाइटोसिस भी पढ़ रहे हैं और साथ में इन्फ्लामेशन भी पढ़ रहे हैं। इंटरफेरोन्स का हमने आपको बता दिया है, दीज आर द वायरल स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो ये वायरल स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रिएट की जाती है किनसे, जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं। और ये वायरल इन्फेक्टेड सेल जो होगी वो ये सिक्रीट कर देगी आसपास के पड़ोसियों को हल्ला मचा के बता देगी कि चोर आया है, चोर आया है। तो आप अपने डंडे, तलवार जो भी आपको करना है, रेडी करना है, वो आप रेडी कर लीजिए। और ये सारी सेल्स जो होती हैं वायरल अटैक के लिए प्री प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। इट मीन्स कि वो पहले से रेडी रहती हैं कि जब भी जैसे ही वायरस आएगा उसकी कुटाई करके उसको नष्ट कर देंगे। तो इस तरीके से रहता है पूरा। तो यहाँ पे ये इंटरफेरोन्स के बारे में था। इंटरफेरोन्स की मैंने बताया आपका अल्फा बीटा गामा क्लास होती है डिफरेंट ऐसे, तो ये अपन कभी दूसरे लेक्चर्स में लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो आता है बाद में आपका, ये सीरम प्रोटीन्स रहती हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में जनरली रहती हैं इनिशियली ऐसे, लेकिन जब ये एक्टिव होती हैं किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे ये आके इसके चिपकेंगी तो मैक्रोफेजेस को और इन सबको रास्ता मिल जाएगा कि वो वहां पे जाके आपका पैथोजन है और उसको ही हमें खा के नष्ट करना है। तो इस तरीके से क्या है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो आपकी हेल्प करता है बॉडी के ऐसे। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी जनरली इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, बट कुछ केसेस में ये स्पेसिफिक भी हो सकता है। उसके बारे में अपन जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब होगा। कुछ प्रोटीन्स जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हैं वो स्पेसिफिकली भी काम करती हैं। तो ये सारा बेसिक जो था वो इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हैं। इसको हम मार्किंग करें तो 1, 2 और 3 सेलुलर बैरियर्स, फिर इन्फ्लामेटरी बैरियर्स 4th नंबर पे, 5th पे आपके इंटरफेरोन्स हैं, 6th पे आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के हैं जो कि डिफरेंशिएट नहीं करते, सेल्फ नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट नहीं करते। तो इस तरीके से ये सारा पूरा रहता है। तो अभी हम देख रहे हैं फेगोसाइटिक एक्टिविटी के बारे में। एक सिंगल डायग्राम से ही फेगोसाइटोसिस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फेगोसाइटोसिस का डायग्राम बनाने के लिए आपको एक बड़ी सी सेल बनानी पड़ेगी पहले, और उस बड़ी सी सेल के अंदर जो अमीबॉइड मूवमेंट रहती है, जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया बनाता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, उसी तरीके से आपकी जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो स्यूडोपोडिया बना के और अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगी और स्यूडोपोडिया के अंदर उसको कैद कर लेंगी। तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं, ये एक बड़ी सी सेल हमने बना दी। इसी के अंदर सारे प्रोसेस हम देखेंगे। हेडिंग रहेगा आपका फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ से एनगल्फ करना है और इस साइड से आउट करना है। तो ये मान लो कि आपकी कोई भी सेल है, जैसे कि मैक्रोफेजेस है या मोनोसाइट है, जो भी सेल फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हो, तो उस सेल के अंदर, यहाँ पे आपको पता है सेल के अंदर लाइसोसोम्स भी रहते हैं। तो मान लो कि ये लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स को हम लाइसो लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो पैथोजन है उस पैथोजन को ऐसे स्यूडोपोडिया बना के और उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है।
ये है। और इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फेगोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। फेगोसोम का फॉर्मेशन का मतलब है कि जो आपका पैथोजन है इस पैथोजन को वेजाइकल में कैप्चर कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फेगोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है फेगोसोम है, यानी कि वेजाइकल दैट कंटेन द एंटिटी, द क्रिमिनल एंटिटी, तो उसको हम बोलेंगे फेगोसोम। फेगोसोम के बाद में फेगोसोम लाइसोसोम को ऐसे हाई करके बुलाएगा ऐसे, और फिर लाइसोसोम इसकी तरफ मूव करेगा, लाइसोसोम भी हाई करेगा, दोनों ने हाई किया, फिर ये इसकी तरफ मूव करेगा। और उसके बाद में लाइसोसोम इससे आके अटैच हो जाएगा। और लाइसोसोम आपको पता ही है, लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग। तो उस केस में क्या करेगा, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहेंगे, इनकी इसके ऊपर बौछार कर देगा ऐसे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इस पर्टिकुलर पैथोजन को और चकनाचूर कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उस केस के अंदर फिर एंड में क्या होगा, एंड में इसकी डेब्रीज बचेंगी थोड़ी सी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डिस्ट्रैक्टेड, इसको इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेगोसोम। फेगोसोम प्लस लाइसोसोम यानी कि फेगोलाइसोसोम। उसके बाद में आपका आता है ये आपकी जो डाइजेस्टेड डेब्रीज बोल सकते हैं इनको अपन ऐसे। और उसके बाद में इनको यहां से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपका ये फेगोसाइटोसिस का है। सबसे पहला स्टेप है कि इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है कि पैथोजन को इंजेक्ट करना, अपनी सेल के अंदर ले लेना, और उसके बाद में वेसिकल्स में कैप्चर कर लेना, यानी कि फेगोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आपका फेगोलाइसोसोम बन जाता है। इधर से ये वेसिकल जो है ये फेगोलाइसोसोम को हाई करके बुला लेती है अपनी तरफ, और ये इसके पास आ जाता है। उसके बाद में अपने एसिडिक एंजाइम्स वगैरह जो हैं इनसे इस पर्टिकुलर क्रिमिनल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यहाँ पे होने के बाद में यहाँ पे डाइजेस्टेड डेब्रीज वगैरह जो होती हैं वो बच जाती हैं एंड में, जिनको सेल्स के एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इस पूरे इसके अंदर आपको पता है कि जैसे फेगोसाइटोसिस है वो आपकी बॉडी के अंदर से जो पर्टिकुलर पैथोजन है उसको एलिमिनेट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। तो ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है ये आपकी इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। और जो सेल्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं वो कौन कौन सी हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। सो दीज आर द सेल्स व्हिच शो द फेगोसाइटिक एक्टिविटी। अब हमें पढ़ना है इन्फ्लामेशन के बारे में। तो इन्फ्लामेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द innate immunity। और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि इन्नेट इम्यूनिटी जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन के अंदर भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। तो आपको वो दिखा दिया जाएगा अभी ऐसे। सपोज दैट इन्फ्लामेशन जो है हमें पढ़ना है, और मैंने आपको बताया था इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, रेडनेस होती है, उसके अलावा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उस जगह का, पेन हो गया, रेडनेस हो गया, टेम्परेचर हो गया, ब्लड सर्कुलेशन भी आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इन्फ्लामेशन के ऐसे जो आपको दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए कि आपकी स्किन की अपर लेयर है, तो यहाँ पे ये एपिडर्मिस वाली लेयर है, इसके अंदर आपके कोई नीडल यहाँ पे चुभ गई है हाथ में, और उसके साथ में कुछ पैथोजेंस भी यहाँ पे एंटर कर गए हैं बॉडी में ऐसे। तो उस केस में होगा क्या, नीचे यहाँ पे आपकी जैसे मान लो कि ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स की वॉल को अच्छे से बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा।
ये एंडोथेलियल वॉल होती है ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की वॉल को हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल वॉल। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी मैक्रोफेजिक सेल्स हैं, जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, वो सारी की सारी आपकी किस में रहती हैं? जनरली ब्लड के अंदर घूमती रहती हैं। तो ये बस ये अपना शिकार ढूंढती हैं, घूम रही हैं। उसके बाद में ये देखेंगे कि कहाँ पे इनको फॉरेन पार्टिकल मिले या कुछ ऐसा सस्पेक्टेड पर्सन मिले जिसको ये डिस्ट्रॉय कर सके। तो मान लो कि न्यूट्रोफिल यहाँ से घूम रही थी एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन और इंजरी। जो सबसे पहले जो सेल्स यहाँ से बाहर निकल के इस साइट पे पहुंचेगी, उस सेल का नाम है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करती हैं? एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले पहुंचने वाली सेल्स होती हैं ऐसे। तो अभी चलो हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज न्यूट्रोफिल्स आल्सो हैव द फेगोसाइटिक एक्टिविटी। तो मान लो कि एक न्यूट्रोफिल यहाँ से घूम रही है और ये भटकते भटकते यहाँ तक आ गई। अब इसको यहाँ से ये जो इंजरी हुई है, उस इंजरी की वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं इंजरी की वजह से बॉडी में, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन है आपके ऐसे, और जैसे हिस्टामिन वगैरह हैं ऐसे। तो वो यहाँ पे इसको सिग्नल देंगे और सिग्नल देने की वजह से ये देखेगी कि इधर से कुछ आवाज आ रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये इस दीवार के चिपक जाएगी यहाँ पे, और चिपकने के बाद में यहाँ से ये पोर जो हैं इसके ये थोड़े से लार्ज हो जाते हैं और ये बाहर निकल आती है न्यूट्रोफिल, और फिर ये मूवमेंट करती है पैथोजेंस की तरफ और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती है कंप्लीटली ऐसे। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वो है VADC और P। तो V फॉर वैसोडाइलेशन, A फॉर होता है एडेशन, D फॉर होता है डायापेडेसिस, C फॉर होता है कीमोटैक्सिस, P फॉर होता है फेगोसाइटोसिस। तो ये 5 स्टेप जो है आपके बेसिकली इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं। वैसोडाइलेशन, एडेशन, डायबिटीज, कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस। इनको वन बाय वन अपन देख लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। वैसोडाइलेशन का नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन। डायलेशन का मतलब ब्रोडर हो जाना थोड़ा सा ऐसे। तो ब्लड वेसल्स थोड़ी सी ब्रोडर हो जाएंगी इस तरीके से ऐसे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है, ये है ब्लड वेसल्स का डायलेशन, BROD, ब्रोड वेसल्स। दूसरे नंबर पे आता है आपका एडेशन। एडेशन का मतलब है कि ये जो भी फेगोसाइटिक सेल्स है ये ब्लड वेसल की वॉल के यहाँ पे अटैच हो चुकी हैं, साथ में दीवार की चिपक गई हैं ऐसे, क्योंकि इसको यहाँ से बाहर निकलना है। तो एडेशन, एडेशन मतलब अटैचमेंट ऑफ सेल टू एंडोथेलियल वॉल। एंडोथेलियल वॉल आपकी जो ब्लड वेसल की वॉल है उसका नाम क्या है? एंडोथेलियल वॉल। उसके बाद में आपका आता है डायापेडेसिस। डायापेडेसिस का मतलब होता है कि सेल का ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलना। इस निकलने के प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं? जैसे अपन आगे बनाए इस डायग्राम को ऐसे, तो ऐसे बन सकता है कि जैसे मान लो कि ये वैसोडाइलेशन से पोर क्रिएट हो गया और यहाँ से ये सेल जो है देखो बाहर निकल रही है ऐसे ऐसे, ब्लड वेसल से ये सेल बाहर निकल रही है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डायापेडेसिस। यानी कि जो आपकी फेगोसाइटिक सेल्स हैं वो ब्लड से बाहर निकल के कहाँ आ जाती हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मूव आउट ऑफ या फिर मूवमेंट ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स फ्रॉम ब्लड वेसल टू आउटसाइड। अब ये बाहर पहुंच चुकी है, अब इसको यहाँ तक ट्रैवल करना है। तो ये ट्रैवल जो होता है ये केमिकल्स के सेंस के बेस पे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस जगह पे इंजरी क्रिएट होती है वहां पे आपके केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं उस जगह पे ऐसे। तो उन केमिकल्स को सेंस करके, जैसे मान लो कि कोई स्मेल आपको आ रही है, जिधर से आपको सिग्नल मिले उस तरफ आप चले जाओगे, तो ये ठीक उसी तरीके का मोमेंट होता है कि यहाँ पे ये केमिकल्स वगैरह इसको सिग्नल देते हैं, और सिग्नल देने की वजह से ये मैक्रोफेज जो है ये यहाँ से मूव करके बाहर की तरफ जिस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुंच जाती है, जो न्यूट्रोफिल है। और यहाँ पे पहुंचने के बाद में तो इस केमिकल जो मूवमेंट रहता है इसका ना, तो मूवमेंट
ऑफ न्यूट्रोफिल टुवर्ड्स इन्फेक्शन। तो न्यूट्रोफिल का मूवमेंट टुवर्ड्स द इन्फेक्शन, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस तो हो गया, इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये इन्फेक्शन है, ये रहा, ये इन्फेक्शन है, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये वाला है, और यहाँ पे ये सेल पहुंच चुकी है न्यूट्रोफिल। अब ये इसको क्या करेगी एंड में, फेगोसाइटोसिस करेगी। फेगोसाइटोसिस मैंने अभी पढ़ाया ही है आपको। तो उस केस में इसको चारों तरफ से कवर अप कर लेंगे, तो वही सारा प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो इसको अंदर ले लिया जाएगा, यानी कि एंडोसाइटोसिस कर लिया जाएगा इसका। तो उसके बाद में अंदर वेसाइकल में बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद लाइसोसोम को हाई किया जाएगा, लाइसोसोम आएगा, और लाइसोसोम के आने के बाद में यहाँ लाइसोसोम अटैच हो जाएगा, और फिर इस जगह से इसको डिस्ट्रॉय करके और इस जगह से रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये तो लास्ट डायग्राम जो हमने बड़ा करके जूम करके पढ़ा था वो वाला है। तो ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी जो है, यानी कि सेल ईटिंग, ठीक है ना, सेल ईटिंग। तो सेल ईटिंग जो है ये इसके अंदर आती है। तो इन्फ्लामेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे हैं। तो इनको जो लैटिन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि जैसे रूबर बोलते हैं रेडनेस को, फिर बोलते हैं ट्यूमर, ये बोलते हैं आपको रेडनेस, उसके बाद ट्यूमर है आपकी स्वेलिंग, फिर होता है डॉलर, ये होता है पेन, डी फॉर दर्द होना और डी फॉर पेन, डी फॉर दर्द मतलब डी फॉर पेन, ट्यूबर, ट्यूमर, डॉलर एंड कोलर। कोलर बोलते हैं अपन हीट को। इस जगह पे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और ट्रैफिक आने से जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, इन सेल्स का ट्रैफिक आ जाता है उस जगह पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से ये होता है। तो रूबर, ट्यूमर, डॉलर एंड कोलर, तो रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है और हीट है। तो ये सारा प्रोसेस जो था आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये था आपका इन्फ्लामेशन का। तो हमने जो कवर किया है अभी तक, क्या किया है, इन्नेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं सारे हमने पढ़ लिए हैं। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इन्फ्लामेटरी बैरियर्स, फेगोसाइटिक बैरियर्स, तो ये सारे हमने सेलुलर बैरियर्स हमने कवर कर लिए हैं। और यहाँ पे इन्फ्लामेशन और जो मैक्रो जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अब आपका जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, या फिर आपके जैसे इंटरफेरॉन्स की फैमिली है, और इसके अलावा जो ह्यूमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो है, ये मस्ट बी द नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर दिस। तो इसको पढ़ते रहिए। जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा डेफिनेटली। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घर पे रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।